एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जुनू जिना को देखने आया था। अब जुनू एस रैंक का हंटर है, ये सबको पता है, तो जिना से कोई बात करने की कोशिश कर सकता है और उसे खतरा भी हो सकता है। आगे जुनू अपने फोर्थ शैडो को समन करता है। हम देखते हैं कि टास्क के 3 गार्डियन आ चुके थे। जुनू कहता है एक शैडो काफी रहेगा, ये एक ए रैंक के हंटर का सामना कर सकता है। आगे जुनू शैडो से कहता है टास्क के तो 4 गार्ड थे ना, तो सिर्फ तुम 3 ही यहाँ पर कैसे आए। आगे जुनू को याद आता है कि उसने किहुन को बचाते हुए एक गार्ड को उधर ही दफना दिया था। आगे जुनू अपने 2 शैडोज को अंदर जाने को कहता है। एक शैडो को वो कहता है अब तुम मेरे सिस्टर को गार्ड करोगे और दूसरे दोनों को तुम बैकअप के लिए यूज कर सकते हो। गार्ड शैडो जिना की शैडो में चला जाता है। आगे जुनू कहता है शायद मुझे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का पूरा इलाका ही सिक्योर करना चाहिए, इसलिए वो अपने काफी सारे शैडोज को समन करता है और उन्हें कहता है अब से तुम लोगों का ग्रुप अड़ोस पड़ोस की देखरेख करेगा और ध्यान रखना कि तुम्हें राउंड लगाते हुए कोई देख ना ले। अभी जाओ और इस एरिया को पेट्रोल करो। शैडोज तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। आगे जुनू कहता है अगर कोई खूनी भी दिखा वो भी मेरे शैडो सोल्जर से नहीं जीत सकता। अगर वो कोई हाई रैंक का हंटर ना हो तो मुझे लगता है ये मेरा सोसाइटी के लिए छोटा सा योगदान है। आगे हम जुनू और यू जुनू को देखते हैं जो कि गाड़ी से डाइसिंग टावर की तरफ जा रहे थे, वही टावर जिसे जुनू डीमन कासल के अंदर जा सकता है। जुनू यू जुनू से पूछता है कि कल रात तुम सो पाए या नहीं। यू जुनू कहता है हाँ, आजकल के मोटल्स काफी अच्छे हैं, उनके अंदर काफी सुविधाएं भी है। जुनू कहता है कि अच्छी बात है, जब तक मैं गिल्ड के लिए कोई ऑफिस की जगह नहीं ढूंढ लेता ना तुम तब तक वही रहना। जुनू मन में कहता है मुझे नहीं लगा था कि वो गिल्ड मास्टर की पोजीशन के लिए मना कर देगा, लेकिन उसने ये मेरे लिए किया है तो मुझे उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। यूजिनो जुनू से पूछता है सर आप इतनी सुबह डाइसिंग टावर की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या आपका कोई काम है वहाँ पे। हालांकि जुनू उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। आगे वो टावर के पास पहुँच जाते हैं। जुनू गाड़ी से उतर जाता है और यूजिनो से कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। जुनू डंजन के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि सामने पूरी जगह आग से भरी हुई है। जुनू कहता है इसलिए मैं पहले से ही तैयारी करके आया हूँ। हम देखते हैं कि जुनू ने अपने बॉडी पे कुछ नए आइटम्स लगाए हैं जिससे वो आग से बच जाएगा। जुनू ने विंड रोब और एक रिंग पहनी है जिसका कोई नाम नहीं है, उसके अंदर वाटर का मैजिक है। थोड़ा ही आगे चलने के बाद जुनू को एक क्वेस्ट मिलता है। इस बार उसे डीमन किंग बारान जो कि इस डंजन के टॉप फ्लोर पे है उसको हरा के उसकी सोल को कलेक्ट करना है, जिससे उसे 3 रिवॉर्ड मिलेंगे, जिनमें से एक है टॉप टियर र्यून स्टोन, दूसरा वो अपने किसी भी एक स्टैट को 30 से बढ़ा सकता है और तीसरा अभी नहीं बताया गया, वो क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद मिल जाएगा। जुनू कहता है ये रिवॉर्ड्स तो लास्ट के रिवॉर्ड से काफी बेहतर है। आगे हमें टॉप टियर स्टोन के बारे में बताया जाता है। इस स्टोन को तोड़ने से जुनू को कोई भी एक जॉब स्पेसिफिक स्किल मिलेगी। अभी जुनू के पास 3 स्किल है, एक शैडो एक्सट्रैक्शन, दूसरा शैडो प्रिजर्वेशन और तीसरा शैडो मोनार्क का डोमेन। जुनू मन में कहता है मेरे पास 3 जॉब स्पेसिफिक स्किल तो है और सभी काफी काम की है, अगले स्किल के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आगे सिस्टम 1 से 76 तक के फ्लोर को ओपन कर देता है। वो जुनू से पूछता है कि तुम्हें किसके अंदर जाना है। जुनू कहता है कि मुझे 76 फ्लोर पे जाना है और वो 76 फ्लोर पे आ जाता है। यहाँ पे काफी सारे बड़े डीमंस थे और पूरी जगह तबाही से भरी हुई थी। यहाँ पर आते ही जुनू टच को ऑर्ब ऑफ ऑरेंज देता है, जिससे टच सामने का पूरा एरिया अपने फ्लेम से खत्म कर देता है, जिससे काफी सारे डीमंस मर जाते हैं और जुनू को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल जाते हैं। जुनू कहता है उसके पास ऑरेंज का ओप था, लेकिन फिर भी उसकी पावर मुझे कुछ कम लग रही थी। लगता है जब ये मेरा शैडो बन गया है तब उसकी पावर थोड़ी सी कम हो गई है। जुनू आगे कहता है और इसको ऑफ मैजिक को डबल करता है, तो मुझे इसे टच को तभी देना चाहिए जब इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। आगे हमें हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहाँ डॉक्टर यूजुनो के पापा से कहते हैं कि आप 2 दिन से सोए हुए थे। यूजुनो के पापा कहते हैं शायद मैं कुछ ज्यादा ही थक गया था, क्या मेरी बॉडी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आप किसी हंटर या किसी आविक के संपर्क में थे। जुनू के पापा कहते हैं एक हंटर, आप अचानक से मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। डॉक्टर उनसे कहता है आपने कभी इटर्नल स्लंबर के बारे में सुना है। ये सुन के यूजुनो के पापा काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आगे हमें इटर्नल स्लंबर के बारे में बताया जाता है। पेशेंट जो इटर्नल स्लंबर से पीड़ित हो जाते हैं वो अपनी कॉन्शियसनेस को यानी चेतना को फिर से हासिल नहीं कर सकते। इसका सीधा मतलब ये नहीं कि वो जाग नहीं सकते। जब वो नींद में रहते हैं पेशेंट की जिंदगी तुरंत कम हो जाती है। उनको जिंदा रखने का बस एक ही तरीका है, उनको एक लाइफ फोर्स का डिवाइस दिया जाता है जो कि माना से चलता है। ये इटर्नल स्लंबर तब से होने लगा जब अचानक से गेट दिखने लगे। इस बीमारी ने कईयों की जान ली जो लाइफ सपोर्ट डिवाइस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आगे डॉक्टर यूजुनो के पापा से कहते हैं जो पेशेंट इटर्नल स्लंबर से पीड़ित है वो पहले काफी कमजोरी महसूस करते हैं और बाद में वो नींद से उठ नहीं पाते। यूजुनो के पापा पूछते हैं तो इसका हंटर से क्या लेना देना है। डॉक्टर बताते हैं ऐसा कहा जाता है कि माना का इटर्नल स्लंबर से काफी गहरा संबंध है। कुछ लोगों नेचुरली माना को सहन नहीं कर पाते और इटर्नल स्लंबर के लक्षण उन लोगों में दिख जाते हैं जो काफी समय से माना वाले पीपल
के साथ रहते हैं। आपको एसेंस स्टोन, माना क्रिस्टल और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जिनके अंदर माना पाया जाता है। अचानक से ये आपके साथ हुआ है, इसका कुछ तो कारण हो सकता है। मिस्टर यू, क्या आपके घर में कोई हंटर है? डॉक्टर की यह सब बातें सुन के जुनू के पापा को काफी ज्यादा दुख होता है। वो कहते हैं कि इतने सारे लोगों में से वो ही नेचुरल शिकार बन गए, लेकिन आगे वो कहते हैं मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। आगे हमें जापान के एक आइसलैंड को दिखाते हैं जहाँ एक जिंदा एंट पहुंच जाती है। आगे हमें उसी आइसलैंड पे 2 हंटर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक कहता है यहाँ पे कोई बीस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कितनी शांति है ना। वो यहाँ पे काफी सारी बातें करते हैं। आगे हमें पता चलता है कि इनमें से एक डी रैंक का और एक ई रैंक का हंटर है। एक हंटर कहता है अगर हम किसी गेट को ढूंढने में काफी ज्यादा देर लगाएंगे तो शायद डंजन ब्रेक भी हो सकता है और उसके वजह से ये पूरा टाउन भी खत्म हो सकता है, तो हमें मानामीटर से जितना जल्दी हो सके उतना गेट को ढूंढना होगा। और इस आइसलैंड के बाहर के हंटर से हमें हेल्प के लिए कांटेक्ट करना होगा। उनको यहाँ आने में 3 दिन लग जाएंगे, इसलिए हमें कुछ भी हो जाए गेट को 3 दिन पहले दिखने से ही लोकेट करना होगा। तभी एक हंटर को एंट दिख जाती है। वो तुरंत दूसरे हंटर से कहता है मिस्टर नोबावा, वहाँ पे देखिए वो क्या है। उसे देख के वो लोग कह रहे होते कि क्या वो कोई पर्सन है। आगे हमें जिनू को दिखाते हैं जो कि डंजन के अंदर डीमन से लड़ रहा होता है। वो कहता है जब से मेरे इंटेलिजेंस के स्टैट्स बढ़े हैं अब मैं और भी शैडोज को एक्सट्रैक्ट और प्रिजर्व करके रख सकता हूँ। मैं इन डीमंस को भी एक्सट्रैक्ट कर पाता तो मेरे पास बहुत ही बड़ी आर्मी बन जाती। आगे जिनू कहता है अब मैं अपने सारे सोल्जर को एक साथ यहाँ नहीं घुमा सकता, अब यहाँ से मुझे लिमिट से काम करना चाहिए। फिर जिनू अपने शैडो से कहता है यहाँ से हम 6 ग्रुप में डिवाइड होने वाले हैं और वो 6 टीम्स को बना भी लेता है। फिर जिनू उनसे कहता है कि तुम्हारे लिए 2 काम है, एक डिवाइड होना है और जो भी इनमें दिखेगा उसे खत्म कर देना है। दूसरा, तुम्हें फ्लोर का एंट्री परमिट मिले तो तुम्हें मुझे बता देना है, तो जाओ। और हम देखते हैं कि सारे के सारे शैडोज अपना काम करने लग जाते हैं। इवैक्यूएशन गेट की तरफ देख के जुनू कहता है मुझे सारे आइटम्स को छोड़ देना चाहिए और एंट्री परमिट को ढूंढना चाहिए। मेरा मेन काम है, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना टॉप फ्लोर पे जाना है। आगे हम देखते हैं कि जुनू को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाते हैं। वो कहता है मेरे सोल्जर्स को जाके जरा सा भी टाइम नहीं हुआ और मुझे इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है। अब मुझे इधर उधर भाग के अपना टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जुनू पोशन पीते हुए अपने मन में कह रहा होता है मेरे मेजेस और चलने वाली सेना को थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है क्योंकि इस वाले फ्लोर पे काफी सारे डीमन हाई रैंक के हैं। मुझे पोशन लगातार पी के अपने माना को रिकवर करते रहना होगा। आगे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ टैंक का लेवल 10 से बढ़ गया होता है। ये देख के जुनू मन में कह रहा होता है मेरा भी तो लेवल अप हुआ है, लेकिन मेरे शैडोज के लिए ये फर्क काफी बड़ा लगता है। आगे जुनू 18th फ्लोर तक आ चुका था। वो कहता है मैं 18th फ्लोर तक आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे एंट्री परमिट नहीं दिखा। शायद यहाँ पे कोई और भी स्ट्रॉन्ग डीमन हो जिसके पास वो मिले। तभी अचानक से जुनू का माना कम होने लगता है। उसे पता चल जाता है कि उसके शैडोज को कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है। जुनू के शैडोज लगातार डिस्ट्रॉय हो रहे थे और जल्दी से वो रीजनरेट भी नहीं हो रहे थे। जुनू को पता चल जाता है कि ये आयरन की टीम के साथ हो रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि आयरन से भी ज्यादा पावरफुल डीमन यहाँ पे है। अभी उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी शैडोज को वापस बुला लेता है। हमें अगले दिन दिखाते हैं। जुनू कहता है मैंने अपनी सेना को वापस बुला लिया क्योंकि उन पे लगातार अटैक हो रहा था। टीम बी और इग्रिस की टीम भी काफी बार हार रही थी। इस फ्लोर पे डीमंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। टस की टीम इग्रिस की टीम के आगे थी। वो जो भी है उन्होंने टस की टीम को छोड़ दिया और सीधे हाई और की तरफ निकल गए जो कि टीम ए है। क्या ये डीमंस ने इसीलिए किया क्योंकि वो टस को नहीं हरा सकते? शायद वो उन्हीं को निशाना बना रहे हैं जिन्हें वो हरा सकते हैं। वो इतने होशियार है कि अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। उन्होंने जानबूझकर हाई ऑर्क जो टीम बी में है उन पे अटैक किया क्योंकि उनका नेक्स्ट टारगेट टैंक है। जिन्हों गायब होके टैंक के पास आ जाता है। वो देखता है कि एक डीमन नोबेल और उसके 3 नाइट्स वहाँ पर आ जाते हैं। वो टैंक को काफी तेजी से डैमेज दे रहे थे। ये सब देख के जिन्हों मन में कहता है तो इसलिए मेरे शैडो सोल्जर जल्दी से रीजनरेट नहीं हो पा रहे थे। आगे हम देखते हैं कि डीमंस टैंक पे लगातार काफी अटैक कर रहे होते हैं। जिन्हों समझ जाता है कि उसके शैडोर से यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते और वो गायब मोड को बंद कर देता है और सीधा वो डीमन नाइट्स के सामने आ जाता है। एक डीमन नाइट जिन्हों पे काफी तेजी से अटैक करता है पर जिन्हों उसे एक ही अटैक में खत्म कर देता है जिससे जिन्हों को 3000 EXP मिल जाती है। आगे वो काफी तेजी से दूसरे नाइट को भी खत्म कर देता है। ये सब देख के डीमन का नोबेल डरने लगता है। जिन्हों कहता है
मैं ये हमेशा से ही जानना चाहता था कि डीमंस भी डरते हैं या नहीं। लगता है मुझे आज मेरा जवाब मिल गया। वो नोबेल डीमन जुनू पे अटैक करता है, वो जुनू उसे काफी आसानी से डॉज कर देता है। जुनू मन में कहता है उसने मेरे सर, गर्दन और दिल, ये मेरे सारे वाइटल पॉइंट पे अटैक कर रहा है। जुनू समझ जाता है कि डीमन का असल के डीमंस का पावर लेवल कैसा है। सबसे पहले लो रैंक के डीमन जो कि डी रैंक के है, फिर मिड रैंकिंग के डीमन जो सी रैंक के है, फिर हाई रैंकिंग डीमन जो बी रैंक के, फिर टॉप रैंकिंग डीमन जो ए रैंक के, फिर डीमन लॉर्ड्स और डीमन नाइट्स जो कि ए प्लस रैंक के, और आखिर में डीमन नोबेल और मिड लेवल बॉसेस एस रैंक के है। जिन्हों नोबेल पे अपने ड्रैगर से बहुत ही स्पीड से अटैक कर देता है, जिससे नोबेल की स्वॉर्ड टूट जाती है। आगे जिन्हों उसके मुंह को पकड़ के अपने ड्रैगर से उसे स्टैब करने वाला था, उतने में वो नोबेल सरेंडर करता है। जिन्हों मन में कहता है ये अजीब है, आजकल मैं ऐसे ही बीच से मिल रहा हूँ जो ह्यूमन की भाषा बोल सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये तो एक डीमन लड़की होती है। वो कहती है मुझे माफ कर देना, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं, प्लीज सिर्फ मेरी जान बख्श दो। जिन्हों उससे कहता है तुमने मेरे सोल्जर्स पे अटैक किया और अब तुम मुझे तुमको माफ करने को कह रहे हो। वो लड़की कहती है हाँ मैं जानती हूँ, हमने काफी ज्यादा खतरनाक सीन बना दिया है, हालांकि ये गार्डियन होने के नाते हमारा काम है, हम ऐसे ही खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी पर्सन ने सारे डीमंस को खत्म कर दिया है, तो मुझे माफ कर दो, मैं बस अपना काम ही कर रही थी। जुनू उसे कहता है मैंने बाकी सबको तो मार दिया, तो ये क्या ठीक है कि तुम ऐसे अपने लाइफ की मुझसे भीख मांगो। डीमन लड़की जुनू को बताती है एक नाइट की ड्यूटी है कि वो अपने मास्टर की रक्षा करे, वो नाइट खुश हो जाएंगे जब तक मैं जिंदा हूँ। जुनू मन में कहता है ये कितनी खुदगर्ज डीमन है, वो काफी ह्यूमन जैसी दिखती है, तो मुझे उसे स्टैब करने में अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन तभी डीमन जुनू पे पीछे से अटैक करने के बारे में सोच रही थी और वो जुनू पे अटैक कर भी देती है, पर टस्क हिमो प्रोटेक्शन का यूज करता है, जिससे जुनू को कुछ भी नहीं होता। जुनू रेज वाली आंखों से डीमन की तरफ देखता है और उसे कहता है तुम ये क्या कर रही थी। इस बार तो डीमन सीधा जमीन पे सर लगा देती है। वो जुनू से कहती कि मेरी जान मत लो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगी। जुनू मन में कहता है इसे कुछ शर्म भी है या फिर ये कुछ ज्यादा ही आशा रखने वाली है। टस्क लेविटेशन स्किल का यूज करके डीमन को हवा में उठा लेता है। जुनू से पूछता है कि क्या तुम मुझे एंट्री परमिट दे सकती हो। डीमन बताती है कि हाँ, मेरे क्लान ने उसे कहीं दूर रखा है, अगर तुम मुझे उनके पास ले जाओगे तो मैं तुम्हें परमिट दे सकती हूँ। जुनू मन में सवाल करने लगता है डीमन परमिट को क्यों गार्ड कर रहे हैं। आगे वो कहता है इसलिए मुझे अभी तक वो नहीं मिला, मुझे नहीं पता था कि वो कहीं और सेपरेट लोकेशन पे है। डीमन लड़की कहने लगती है मुझे तो ये भी पता है कि ऊपर वाले फ्लोर के परमिट भी कहाँ पर है, अगर तुम मेरे सेफ्टी की गारंटी लेते हो तो मैं और मेरा क्लान तुम्हें गाइड करेंगे। जुनू मन में सवाल करने लगता है ये तो काफी अच्छी ऑफर है, लेकिन मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ क्या। जुनू उसके काफी क्लोज जाता है और उस पे ब्लड लस्ट स्किल का यूज करता है। वो उस डीमन की आंखों में देख के कहता है क्या मैं तुम पे विश्वास कर सकता हूँ। इसे देख के डीमन काफी ज्यादा डर जाती है। वो डर के कहने लगती है कि मैं कसम खाती हूँ मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। जुनू कहता है कि अच्छी बात है, जब तक तुम मुझे उस परमिट तक नहीं ले जाती मैं इस जगह को शांति से छोड़ दूंगा। वो डीमन उसे थैंक्स कहती है। जुनू उसे पूछता है लेकिन ये सब कहने से पहले मुझे तुम एक बात बताओ, आखिर तुम लोग हो कौन। आगे हमें जापान के उसी आइसलैंड को दिखाते हैं जहाँ उस एड ने हर जगह पे तबाही करके रखी है और उसने उधर के सारे ह्यूमंस को भी मार दिया है। हमें फिर से जुनू की तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ डीमन कहती है कि मेरा नाम है एलिस और मैं राइडोरी क्लान की सबसे बड़ी बेटी हूँ। आगे वो अपने क्लान के बारे में बतानी चाह रही थी, लेकिन तभी जुनू उसे रोक देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये सब नहीं पूछ रहा, पता नहीं ये मॉन्स्टर जिस सवाल को मैं ढूंढ रहा हूँ उसका जवाब दे पाएगी भी या नहीं। लेकिन आगे जुनू उसे पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारे सर में कोई आवाज सुनाई देती है जो ह्यूमंस को मार दो ऐसा कहती हो। ये सुन के एसिल थोड़ा सा शॉक हो जाती है, वो थोड़ा सा सोचने लगती है और जुनू से कहती है हमें लगातार आवाज तो आती है पर वो मैं जहाँ पे हूँ उस जगह को प्रोटेक्ट करने को कहती है। जुनू समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर किसी अलग कारण के लिए है। आगे वो मन में कहता है मैजिक बीस्ट को ह्यूमन को मारने के लिए कहा जाता है और मॉन्स्टर्स को डंजन को प्रोटेक्ट करने को कहा गया है, शायद इनके लिए मैं किसी मैजिक बीस्ट की तरह हूँ। आगे जुनू उसे पूछता है तो तुम्हें ये आवाजें कब से सुनाई दे रही है। डीमन कहती है जब मैं इस जगह पे जागी हूँ। ये सुन के जुनू थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो मन में कहता है इसका मतलब कि ये ओरिजिनली किसी और जगह से है, शायद ये क्लू मुझे सिस्टम के अंदर कैसे काम करता है इसके बारे
बारे में कुछ बता पाए? आगे जुनू उसे पूछता है तुम इस कासल में जागने से पहले कहाँ पे रहती थी? वो कहती है डीमन रेल्म में। हम अचानक से खुद को एक दिन यहाँ पे पाया। आगे जुनू उसे पूछता है तुम डीमन रेल्म में क्या करती थी? लेकिन वो कुछ बता पाए। सिस्टम उसके आवाज को ग्लिच करने लगता है, लेकिन डीमन फिर भी बताती है कि हम वॉर की तैयारी कर रहे थे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड आएगा परसों, क्योंकि मैं एक दिन की छुट्टी लेने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।